कहते हैं जब किसी भी वस्तु में, और ऑब्जेक्ट में हम भी आते हैं, कोई वस्तु भी आता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी आता है और ह्यूमंस भी आते हैं। फिजिक्स कहता है कार्य हम उसी को कहेंगे जब उस ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का गति हो और साथ ही साथ उस पे किसी न किसी प्रकार का बल लगाया गया हो। जैसे कि देखो ये गेट है, इस गेट को हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अभी यस मैम। फोर्स लगाए तो देखो इसमें गति हुआ। यस मैम। गति होने की वजह से इसके जगह पे क्या हुआ है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यस मैम। मतलब पहले ये यहाँ था, फोर्स लगाए, अब ये यहाँ आ गया, तो अब कहलाएगा फिजिक्स में कि इस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है, काम हुआ है। जैसे कि तुम भले ही 3 घंटा 6 घंटा तुम अपने घर पे एक ही टेबल और एक ही बेंच पे पढ़ते रहो। मम्मी कहेगी बहुत मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, बिजी है। तुम भी कहोगी बहुत मेहनत किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। लेकिन जब तुम बैठ के पढ़ रही थी तो तुम्हारे किसी भी पोजीशन में किसी तरह का गति आया है? नो मैम। कोई बल लगा है? नो मैम। तो फिजिक्स कहेगा ये वर्क जीरो है, मतलब फिजिक्स के टर्म में इसमें कोई काम नहीं हुआ है, ये जीरो काम हुआ है। इसीलिए जब भी हम वर्क के बारे में बात करते हैं तो वर्क का जो डेफिनेशन, परिभाषा निकल के आता है वो आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग स्मॉल s से बताते हैं। F किसको बताता है? और स्मॉल s किसको बताता है? इसीलिए वर्क का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स इनटू s, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि किसी भी पेड़ से फल का गिरना क्या वर्क हुआ है? यस मैम। कैसे? वह उसमें गति आया। और फोर्स लगा है गुरुत्वाकर्षण। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल। जो पेड़ से सेब गिरता है उसमें फोर्स भी लगा है, कौन सा? ग्रेविटी का फोर्स लगा है, और उसके पोजीशन में भी चेंज आया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे वर्क हुआ है। वर्क किया कौन है? सेब किया है या कौन किया है? कौन किया है काम? हाँ, काम कौन किया है? गुरुत्वाकर्षण किया है। सेब तो अपनी जगह पे ही था, लेकिन काम किसकी वजह से हुआ है? तो वो फोर्स लगाने की वजह से हुआ है ना। यस मैम। इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी हम वर्क के बारे में बात करेंगे ना तो ये नहीं बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट, वस्तु काम किया है। वस्तु पे लगने वाला फोर्स काम करता है। जैसे ये है तो इसको हम फोर्स लगा के इसमें हम वर्क डन करवाए हैं, ना कि ऑब्जेक्ट काम किया है। ये तो अपनी जगह पे अभी भी है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? लेकिन जब हम फोर्स लगाने जा रहे हैं तब ना काम हो रहा है। यस। तो इसीलिए काम होता है हमेशा फोर्स की वजह से, उस ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं होता है। समझ में आया? जैसे फिर से देखो, ये बुक टेबल पे है, इस बुक में कुछ नहीं हो रहा है, क्या बुक वर्क कर रहा है किसी तरह का? नहीं। अब देखो इसी बुक को, ये था, हम अब इसको उठा के यहाँ ले आए, हुआ वर्क? कैसे? आप इस पे बल लगाया, इस पे एक तो हम बल भी लगाए हैं, मस्कुलर, ठीक है, लगाए हैं, और इसका पोजीशन भी तो चेंज हुआ है। इस बुक पे क्या हुआ है? वर्क हुआ है। अब तुम्हारे सामने एक एक्सपेरिमेंट है, देखो, अगर मान के चलो हम 1 kg का, ये बुक है 1 kg का बुक है, ठीक है, और इसको हमको 1 मीटर तक उठाना है, 1 मीटर तक इसको उठाना है। तो 1 kg के बुक को 1 मीटर तक हाइट तक उठाने के लिए अगर मान के चलो हमको 10 न्यूटन का बल लगाना पड़ता है, तो देखो 1 kg का बुक था, हम 1 मीटर तक उठाए तो 10 न्यूटन का बल लगाए। यस मैम। लगाए ना? Yes. अब उसके बाद मान लो इस बुक का वजन हम बढ़ा देते हैं, अब 1 kg से क्या कर देते हैं? 2 kg। तो क्या हमें अभी भी 10 ही न्यूटन बल लगाना पड़ेगा? अब कितना लगाना पड़ेगा? थोड़ा भारी हुआ, इसका मतलब हमको फोर्स भी अब थोड़ा पड़ेगा। लेकिन हाइट तो एक ही है। यस मैम। तो इसका मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट अगर बढ़ता है तो उस हिसाब से क्या होता है? फोर्स भी बढ़ता है।
इसी बुक को 1 kg का है, अब हम 1 मीटर तक नहीं उठाएंगे, अब हम 2 मीटर तक उठाएंगे। ठीक है, ये बुक था तो पहले 1 मीटर उठाने के लिए 10 न्यूटन लगा, फिर एक और मीटर उठाने के लिए कितना लगेगा? 20 लगेगा कि अभी भी 10 लगेगा? 10। तो मतलब 0 से 2 मीटर उठाने के लिए हम लोगों को कितना न्यूटन बल लगाना पड़ा है? कितना? 10 मतलब 20 न्यूटन। तो जब इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई लंबाई भी बढ़ता है तब भी क्या होता है? फोर्स बढ़ता है। मतलब हमारा वर्क डन जो होता है दोनों पे डिपेंड कर रहा है, एक तो ऑब्जेक्ट के वेट पे भी और एक तो ऑब्जेक्ट के हाइट पे भी, उसके विस्थापन पे भी। अगर कोई यहाँ से यहाँ 1 न्यूटन में काम कर लिया, अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है तो जो 1 न्यूटन में लगा था वो भी ऐड करेंगे, फिर अगला मीटर, फिर अगला मीटर, फिर अगला मीटर, फिर अगला, तो सब जुड़ रहा है। मतलब लेंथ बढ़ने से, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से हम लोगों को क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर वजन बढ़े तब भी लगाना पड़ता है। ये 1 किलो का था, 10 न्यूटन लगा रहे थे, अब इसको 10 किलो का लगा दिए तो अब क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यस मैम। तो वर्क डन फिजिक्स में कहता है, इसीलिए ये दोनों पे डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लगा रहे हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना ज्यादा हो रहा है। अब एक चीज और सुनो, वर्क बताओ स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? कौन सा है? स्केलर बोल रहे हो, कैसे? अदिश राशि है। कैसे इसमें स्केलर है? कैसे? अच्छा ये बताओ, फोर्स कौन सा यूनिट है? सदिश। स्केलर है या वेक्टर है? वेक्टर। ठीक है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क भी वेक्टर ही हुआ। तो वर्क भी क्या होगा? वेक्टर। जो कि गलत है। देखो, क्योंकि तुम लोग यही पढ़ते आ रही हो कि अगर कोई यूनिट सेम यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट भी वेक्टर होना चाहिए। लेकिन वर्क के केस में ऐसा नहीं होता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये यूनिटलेस हो जाता है। मतलब इसमें कोई दिशा जैसा कोई टर्म्स नहीं रह जाता है कि दिशा मायने रखता है। इसीलिए हम लोग वर्क को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद कर लेना। नहीं तो इस लॉजिक से चलोगी और नहीं समझा हुआ होगा वर्क के बारे में तो तुम 100% क्या लगा के आओगी? वेक्टर लगा के आओगी ना। तो ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिसको तुम लोग एक तरह से याद कर लोगी। वर्क का ऐसा यूनिट बताओ। वर्क का न्यूटन। बताओ कैसे निकालेंगे? न्यूटन न्यूटन। मीटर स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? विस्थापन क्या होगा? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तुमको तय की गई दूरी पर तय करने में लगा। इसका क्या होगा यूनिट? सिर्फ मीटर होगा ना? हाँ। सिर्फ मीटर होगा ना? Yes, ma'am. मीटर स्क्वायर है वो तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो एरिया हो जाएगा। यस मैम। यहाँ S है, अब विस्थापन मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब उसका यूनिट मीटर, उसका ऐसा यूनिट मीटर होता है। यस मैम। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। और याद रखना कि वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर को हम लोग एक ग्रेट साइंटिस्ट है जूल, उनके नाम पे ये हम उनको रिगार्ड देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए न्यूटन मीटर को हम सिंपली जूल कहते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जे से। किससे करते हैं? जे से। पास्कल किसका यूनिट था? दाब का था। तो वो भी बताए थे कि एक साइंटिस्ट है महान, उन्हीं के नाम पे जो यूनिट हम लोग लेके आए थे उसको हम लोग पास्कल बोले थे, ब्लेज पास्कल। उसी तरह से तुम्हारा वर्क का जो यूनिट है न्यूटन मीटर, इसको हम लोग महान साइंटिस्ट जूल के नाम पे सिंपली कहते हैं जूल, कि वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। और तुमसे पूछेगा जूल का मतलब क्या है, तो जूल का मतलब क्या होगा साक्षी? वर्क। जूल का मतलब हो गया न्यूटन मीटर ना? हाँ, न्यूटन मीटर। तो इसका मतलब 1 मीटर अगर किसी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट आए और उस पे कितना फोर्स लगाना पड़े? 1 न्यूटन का,
तो वही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा? यस मैम। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 1 मीटर तक उसमें डिस्प्लेसमेंट ला देते हैं, विस्थापन ला देते हैं, और इस विस्थापन को लाने के लिए हमें कितना न्यूटन का बल लगाना पड़ा है? 1 न्यूटन का। अगर ये सिर्फ न्यूटन लिखा है तो इसका मतलब 1 न्यूटन ही हुआ ना? यस मैम। इसके आगे 2, 3, 4, 5 को लिखा नहीं है। तो तुमसे पूछेगा कि जूल का मतलब भी क्या होता है, तो तुमको बताना होगा न्यूटन मीटर। तुम्हारे एग्जाम में लिखा रहेगा कि अगर 1 मीटर विस्थापन में 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, क्या उसको जूल कहते हैं? तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो समझ में आ रहा है, ये पूरा वर्क का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स कहता है अगर तुम 24 घंटे भी पढ़ते रह जाओ एक जगह पे बैठे हुए, तब भी वो वर्क नहीं है, जब तक कि उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा? गति में परिवर्तन। गति में परिवर्तन और फिर एक प्रकार का बल। फोर्स लगेगा। सबको समझ में